चलो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री की एक और क्लास शुरू करते हैं। आज 6 चैप्टर हम पढ़ रहे थे और 6 चैप्टर हमने लास्ट वीक रिवाइज करवा दो थोड़ा सा कि पढ़ लिया था कि 6 चैप्टर वाज अबाउट स्वाधीनता आंदोलन, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो उसमें हमने सामाजिक आंदोलन शुरू कर दिया था और सामाजिक आंदोलन में बताए थे 3 सोसाइटीज़ या 3 समाज पढ़ने थे मेनली, जिसमें पहला था ब्रह्म समाज, दूसरा था आर्य समाज और तीसरा आज हम पढ़ेंगे रामकृष्ण मिशन। तीनों समाज के साथ 3 पर्सनैलिटीज़ बहुत महान महान जुड़ी हुई, 3 पर्सनैलिटीज़ जुड़ी हुई थी। पहले के साथ राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के साथ, आर्य समाज के साथ स्वामी दयानंद सरस्वती जी, एंड नाउ विद रामकृष्ण मिशन इज़ देयर स्वामी विवेकानंद जी जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये बात हमने पढ़ ली थी और ये भी पढ़ लिया था कि सामाजिक आंदोलन की अलग से ज़रूरत क्यों पड़ी थी। रीजंस पढ़ लिए थे, रीजंस याद रखेंगे, क्वेश्चन आता है इन पे। तो बात करते हैं स्वामी विवेकानंद जी की। नरेंद्र नाथ जी और स्वामी विवेकानंद, जिनकी फ़ोटो आप अपनी स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद युवाओं के आइडल, युवाओं के आदर्श कहे जाते हैं। क्यों इन्होंने ऐसा क्या किया? और एक बात और बता दूं, युवा अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई, ज़्यादा इनकी उम्र नहीं थी, इनकी मृत्यु जल्द ही हो गई थी इनकी आयु से पहले ही। सो ये भी काफ़ी दुख की बात है कि देश ने इतना महान पर्सनैलिटी समय से पहले खो दिया। आप इनके चेहरे को देखिए, आपको एक डिटर्मिनेशन, और जिन लोगों ने इनको रियल में भी देखा था उन्होंने कहा था इनसे एक लाइट एमिट होती थी, एक तेज सा निकलता था। उसका क्या कारण है? क्या ये कोई अवतार या कोई पावरफुल बीइंग थे? नहीं, वो रीज़न है ज्ञान का, कि नॉलेज जो थी, उन्हें अपनी जो चीज़ है उसके बारे में वो कॉन्फिडेंट थे, उस चीज़ के बारे में उन्हें नॉलेज थी और उनका पाथ क्लियर था उनके माइंड में। तो इसलिए वो कहीं किसी चीज़ से अटकता नहीं था। तो वो उन लोगों को अपने आप ही पर्सनैलिटी स्टैंड आउट दिखती, क्योंकि जो कॉन्फिडेंस होता है वो दुनिया में अलग होता है। इसलिए आपको भी अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। खैर, रामकृष्ण मिशन व स्वामी विवेकानंद ने ही रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, मीन्स ही एस्टैब्लिश्ड द रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद, इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ, याद रखेंगे आप। ही वॉज बॉर्न ऑन 12 जनवरी 1863। बचपन के इनका नाम नरेंद्र नाथ था। एक बार ये कंफर्म कर लेंगे, कहीं नरेंद्र नाथ आता है कहीं नरेंद्र दत्त आता है, ये कंफर्म करेंगे अगली क्लास में हम। ठीक है, तो बचपन के इनका नाम नरेंद्र था और बाद में इन्होंने ग्रेजुएशन यानी स्नातक की अपनी कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, इनकी जो धार्मिक और आध्यात्मिक जिज्ञासा थी, मतलब इनकी जो रुचि थी, इनका इंटरेस्ट था, वो किस में था? धर्म में यानी रिलीजन में, और आध्यात्मिक चीज़ों में यानी स्पिरिचुअलिटी में। ठीक है, धर्म और अध्यात्म के बारे में जानना चाहते थे, जिसके कारण ये संपर्क में आए, जिसके कारण ये किसके कांटेक्ट में आए? रामकृष्ण परमहंस के। रामकृष्ण परमहंस एक पर्सनैलिटी थे जिनके कांटेक्ट में आए इन चीज़ों को जानने के लिए। रामकृष्ण कौन थे? तो रामकृष्ण जी दक्षिणेश्वर मंदिर था कैलकाटा का, दक्षिणेश्वर टेम्पल था कलकत्ता का, उसके पुजारी, उसके प्रीस्ट थे। और इन्होंने इनकी क्या भावना थी कि निस्वार्थ भक्ति, कि जो सेल्फलेस, जो इंसान डिवोशन करता है, सेल्फलेस भगवान को डिवोट होता है, चाहे सेल्फलेस इंसानों के लिए डिवोट होता है, खुद का स्वार्थ नहीं रखता, वही इंसान को भगवान को पा सकता है। ही कैन ओनली अटेन द गॉड वो इज़ सेल्फलेस। ठीक है भाई, ये बात क्या थी? तो इन विचारों से विवेकानंद काफ़ी प्रभावित हुए। ही वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय दीज थाट्स एंड उनके शिष्य, उनके डिसाइपल ये बन गए और उनसे शिक्षा ग्रहण की, वेदों की, उनके धर्म की, अध्यात्म की यानी रिलीजन की और स्पिरिचुअलिटी की, इन सारी शिक्षाओं को ग्रहण किया रामकृष्ण जी से। किसने? विवेकानंद जी ने। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई। उसके बाद देखिए क्या हुआ, 1886 में रामकृष्ण जी की मृत्यु हो गई, रामकृष्ण जी पास्ट अवे। उसके बाद क्या हुआ, विवेकानंद ने संन्यास ग्रहण कर लिया। ही अटेंड द एस्थेटिसिज्म, एसेटिक बन गए वो। एसेटिक बनने का मतलब सन्यासी बन गए। एसेटिक का मतलब सन्यासी होता है, एसेटिसिज्म का मतलब होता है सन्यास ग्रहण करना। ठीक है, तो ही बिकेम एसेटिक, सन्यासी बन गए वो। और सन्यास ग्रहण करने के बाद क्या किया उन्होंने? पूरे भारत का भ्रमण किया। ही विजिटेड ऑल अराउंड द इंडिया, ही ट्रेवल्ड ऑल द इंडिया। क्यों? अलग अलग धर्मों का उन्होंने अध्ययन किया, अलग अलग धर्मों के ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया। ही रेड एंड स्टडीड अबाउट रिलीजन एंड रिलीजियस टेक्स्ट, ताकि उनको पता चले कि सच्चाई क्या है, जगह जगह सच्चाई में क्या फ़र्क आया है और लोग क्या सोचते हैं। उन्होंने भारत की सबकी भावनाओं को मतलब कह सकते हैं ना, एक नब्ज़ को समझा भारत की, भारत के लोग धर्म को कैसे देखते हैं और एक्चुअल रिलीजन उनका क्या था। ठीक है भाई, ये बात हुई। फिर 1893 में एक फेमस घटना हुई, इस पे अलग से कहानी है बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया चैप्टर्स आता है, इंग्लिश में भी आता है ये। 1893 में क्या हुआ, खेतड़ी के महाराजा थे, उनसे आर्थिक सहायता, उनकी हेल्प से शिकागो, अमेरिका का एक सिटी है शिकागो, कहाँ ये यूएसए में एक सिटी है शिकागो, यूएसए में आप याद रखेंगे शिकागो है। वहाँ क्या हो रही थी, विश्व धर्म संसद, मतलब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस। एक संसद वो नहीं नेतागिरी वाली संसद मत समझना कि जिसमें नेता जाके बैठते हैं। विश्व धर्म संसद का मतलब आप समझ सकते हैं, विश्व भर के धर्मों के लोग जो अपने धर्म को रिप्रेजेंट करने और अपने धर्म के बारे में दुनिया को बताने, उसका प्रतिनिधित्व करने, रिप्रेजेंट करने और लोगों के धर्म के बारे में जानने और अब धर्म का डिस्कशन करने के लिए वहाँ जमा होते हैं। जैसे पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है आइडियाज़ पे, वैसे उस धर्म संसद में क्या होने वाला था, धर्मों पर डिस्कशन यानी विचार विमर्श होने वाला था। और इसी के चलते 1893 में बहुत स्ट्रगल से गुजरते हुए फिर भी देखो उन्होंने हार नहीं मानी। वहाँ गए, जब उनके पास पता खो गया, टिकट्स खो गए, पास खो गया, उन्होंने किसी भी तरह हार नहीं मानी। जो हम लास्ट में पढ़ेंगे ना आज के टॉपिक के, कि इनका स्वामी विवेकानंद जी का दृष्टिकोण, जो आउटलुक था, जो पॉइंट ऑफ व्यू था, वो क्या था, क्यों वो युवाओं के आइडल आदर्श है। क्योंकि इन्होंने एक डायलॉग कहा था, एक स्टेटमेंट कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो ये इस बात में विश्वास करते थे, तब लोगों ने इनकी बात को माना। आप बड़ी बड़ी बातें करेंगे और खुद जो 10 बजे तक सुबह उठते नहीं, तो कौन आपकी बातों को मानेगा। खैर, तो स्वामी विवेकानंद जी है, उन्होंने ये बात कही तो वो खुद भी कहीं नहीं रुके, कहीं नहीं थमे। शिकागो में कितनी प्रॉब्लम्स आई, फिर भी वो विश्व धर्म संसद यानी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में उन्होंने पार्ट लिया। और पार्ट लेते ही देखिए उन्होंने अपना लोहा भी साबित कर दिया। ही प्रूव्ड हिमसेल्फ। कैसे, 1893 में अपना प्रसिद्ध भाषण, उनका भाषण उस समय वर्ल्ड फेमस हुआ था, विश्व के लगभग हर अखबार में, हर न्यूज़पेपर में ये छपा था। उन्होंने कैसे शुरू किया, बाकी लोगों ने शायद लेडीज़ एंड जेंटलमैन ने किसी चीज़ से शुरू किया। उनके भाषण की सबसे बड़ी स्पेशलिटी की फर्स्ट लाइन ही उनकी थी, प्रिय भाइयों बहनों, डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जिसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूँगा, पर उन्होंने हिंदी में शायद दिया था अपना भाषण की प्रिय भाइयों और बहनों। तो इससे उन्होंने दिखाया कि हिंदू रिलीजन या उनका जो रिलीजन है वो इस बात में विश्वास करता है कि ऑल द वर्ल्ड इज़ अ फैमिली, अ सिंगल फैमिली। पूरा विश्व एक सिंगल फैमिली है। हम वसुदेव कुटुंबकम, कि पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, ऑल द वर्ल्ड इज़ आर फैमिली, इस बात में विश्वास करते हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम ट्रांसलेशन। फिर इसके बाद क्या हुआ, देखिए हाईलाइट किया मैंने, आपको ये याद होना चाहिए कि न्यूयॉर्क हेराल्ड, जो वहाँ का न्यूज़पेपर था न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क हेराल्ड मतलब अमेरिका का काफ़ी प्रतिष्ठित, काफ़ी फेमस न्यूज़पेपर है। उसने विवेकानंद का लोहा माना, उसने तारीफ़ की विवेकानंद की, बहुत माना। और तारीफ़ में एक स्टेटमेंट लिखा, ये स्टेटमेंट आप याद करेंगे बुक से लिख करके। क्या स्टेटमेंट दिया कि विश्व धर्म संसद यानी वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रीजन्स में कोई सबसे बढ़िया आदमी, द बेस्ट मैन इज़ विवेकानंद, सबसे बढ़िया आदमी कह दिया, बोलो विश्व भर के लोगों में। फिर ये उन्होंने साबित किया कि क्यों भारत विश्व गुरु था। फिर विवेकानंद ने साबित कर दिया कि इंडिया या भारत हमारा विश्व गुरु रहा था तो कोई रीज़न तो था ही। हम क्या इंडिया के इतिहास को, इंडिया के रिलीजियस टेक्स्ट को नहीं पढ़ते, ये मान करके कि इनमें मिथक है या इनमें ज्ञान ज़्यादा है, पर अगर आप इनको पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इंडिया सबसे आगे उस समय भी क्यों था और आज भी कैसे हो सकता है। ओनली थिंग द यूथ नीड्स टू डू कि दे नीड टू स्टडी गुड, कि जो पढ़ना है, पढ़ाई का मतलब ये नहीं बुक जो तुम्हारी टेक्स्ट बुक है, मतलब जो भी नॉलेज आपको अटेंड करना है वो अच्छी होनी चाहिए, प्योर होनी चाहिए, और उस नॉलेज को आपको अप्लाई करना चाहिए। इंडिया अपने आप आगे निकल जाएगा। ठीक है, तो स्वामी विवेकानंद का लोहा माना और कहा, ही इज़ द बेस्ट मैन देयर इज़ इन द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, यानी विश्व धर्म संसद में ये सबसे बढ़िया आदमी है। और ईसाई पास जो धर्म प्रचारकों को हम भेज रहे हैं तो हम मूर्ख है, कि जो मतलब यहाँ भारत का धर्म इतना उन्नत है, इतना एडवांस है कि हमें वहाँ पे ईसाई धर्म प्रचारक यानी जो रिलीजन के सपोर्टर्स है क्रिश्चियन रिलीजन के, उनको भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, और वहाँ क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने की ज़रूरत ही नहीं है, उनका खुद का रिलीजन इतना एडवांस है, उन्होंने माना। पर आज के कई लोग जो सो कॉल्ड एडवांस पीपल हो गए हैं वो नहीं मानते। एडवांस होना, साइंटिफिक होना, इट इज़ गुड, बट डोंट फॉरगेट योर बेस। उस बेस को आप लाइफ में अप्लाई करो, टेस्ट करो, फिर आप उस पर डिसाइड करो ना कि वो सही है या गलत है। खैर, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टार कर लेना इसको, उतारो जब। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि 5 मई 1897 ऑन 5 मई 1897, फिर याद कर लेना, ऑन 5 मई 1897 वेलूर में, इन वेलूर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण मिशन वाज एस्टैब्लिश इन वेलूर बाय स्वामी विवेकानंद। और ये किसके नाम पे की, अपने गुरु थे रामकृष्ण जी, इनके नाम पे की, मेंटर के नाम पे अपने। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना क्यों की, अपने विचारों को पूरे देश और दुनिया में आगे बढ़ाने, टू स्प्रेड हिज थॉट्स एंड एक्ट्स
ऑल ओवर इंडिया एंड इन द वर्ल्ड, और ज़्यादा सुधार के कार्य किए। दे वर्ल्ड टुवर्ड सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो इनकी जो शिक्षाएँ थी रामकृष्ण मिशन की, वो वेदांत दर्शन, जो वेदांत की फ़िलॉसफी पर ये बिलीव करते थे, वेदांत फ़िलॉसफी, उस पे इनकी टीचिंग्स बेस्ड थी। जो टीचिंग्स यानी जो शिक्षा दी जाती थी वो वेदांत के अनुसार दी जाती थी, ठीक है। ये बात हो गई इंग्लिश मीडियम के लिए। फिर बात करते हैं सामाजिक सुधार इन्होंने क्या किए। जैसे हमने उन दो में भी पढ़े थे, कौन से ब्रह्म समाज आर्य समाज, पहले सामाजिक सुधार, फिर धार्मिक विचार, फिर अंत में कंक्लूजन पढ़ा था, वैसे ही पढ़ते हैं। इस समाज के लिए कार्य करने में रामकृष्ण मिशन जो था, ठीक है, रामकृष्ण मिशन ये बाकियों से अलग था, आर्य समाज और ब्रह्म समाज से, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा समाज सुधार पे तो बल दिया था, पर धर्म के सुधार पे भी बल दिया था। इन्होंने सबसे ज़्यादा सोशल रिफॉर्म, समाज का भला ज़्यादा से ज़्यादा कैसे किया जाए, इस पे बल दिया, इस पे फोर्स दिया। क्यों दिया, ये अगला टॉपिक, मतलब जो अब नेक्स्ट स्लाइड आ रहा है उसमें समझाऊंगा क्यों। क्योंकि भारत, इन्होंने क्या किया, पहले ये समझते हैं कि भारत समाज में व्याप्त संकीर्णता और कुरीतियों का विरोध किया। दे अपोज्ड द नैरो माइंडेड प्रॉब्लम्स, जो नैरो माइंडेडनेस थी, जो प्रॉब्लम्स थी, उनका विरोध किया। एंड कुरीतियाँ, जो इविल प्रैक्टिसेस स्टार्ट हो गई थी सोसाइटी में, हिंदू सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, उसका विरोध किया, ठीक है। जो कुरीतियाँ थी, जैसे जो कुरीतियाँ पहले थी नहीं, उनको स्टार्ट कर दिया। जैसे बहुविवाह, बहुविवाह यानी मोनोगेमी था ही नहीं, मान लो। और आज कोई आदमी जिसको किसी विदेशी ने आके बता दिया कि भाई मोनोगेमी तो तुम्हारे थी या तुम्हें करनी चाहिए, वो अपने फ़ायदे के लिए रीति रिवाजों को तोड़ मरोड़ के मोनोगेमी कर रहा है। तो ये इविल प्रैक्टिसेस ऐसी थी, यानी बहुविवाह कर रहे थे जो, ये एक एग्जांपल है, उनका विरोध किया, ठीक है। उनका मानना था, अब ये उनका मानना था यानी विवेकानंद का मानना था। विवेकानंद यूज्ड टू बिलीव दैट, ये सेंटेंस भी स्टार कर लेना। क्यों, इसका कंपैरिजन करोगे आप, राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती थे, ठीक है। कैसे करोगे उनसे, कि सामाजिक और धार्मिक मान्यता को तभी स्वीकार करना चाहिए जब वह सही जान पड़े। ही यूज टू बिलीव, विवेकानंद यूज टू बिलीव कि वी शुड एक्सेप्ट सोशल एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस इवन ओनली व्हेन दे सीम टू बी राइट और करेक्ट, कि जब वो करेक्ट हो, वो राइट हो, वो अप्रोप्रिएट हो, तभी उनको स्वीकार करें। अब ये उनसे कैसे अलग है। ब्रह्म समाज में तो उन्होंने क्या कहा था, लॉजिक की बात कही थी, ठीक है। और आर्य समाज में उन्होंने किसकी बात कही थी, वेदों की, जो वेदों के आधार पर नहीं हो। और इन्होंने कहा कि आपको अप्रोप्रिएट लगने चाहिए, सोसाइटी के भले के लिए होने चाहिए, अगर भले के लिए नहीं है तो उनको हटा दो। इन्होंने इंपॉर्टेंटली किसकी बात की, स्त्रियों की स्थिति उस समय बहुत ख़राब थी, वुमन कंडीशन थी जो बहुत ज़्यादा ऑप्रेस थी, उनके पुनरुत्थान, वुमन एम्पावरमेंट की बात कही, ठीक है। उनका देश के प्रति एक दृष्टिकोण था, जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उसका एक कथन है बुक में, वो भी आपको पढ़ना है, अलग से बुक से पढ़ना है, याद रखिए। मैं बता देता हूँ कथन क्या था। उनका स्टेटमेंट था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू का एक स्टेटमेंट था कि देखो, जब तक इस देश में कोई लोग गरीब हैं और भूखे सोते हैं और उनके पैसों पे कोई दूसरे लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं और उनकी परवाह नहीं करते, तब तक उन लोगों को शांति से जीने का कोई हक नहीं है। मतलब क्या हुआ इस बात का, देखिए कि इफ़ समवन इज़ पुअर, कि कोई पुअर है या कोई जो मजदूरी करता है, कुछ भी करता है, वो उनकी मेहनत के कारण जो बड़े बड़े व्यापारी है, बिजनेसमैन और कंपनी से पैसा कमाते हैं, ठीक है भाई, जो बड़े सेठ है पैसा कमा रहे हैं, ठीक है भाई, बढ़िया बात है। इफ़ दे आर गेनिंग मनी एंड दे आर दे हैव रिसोर्सेज, जिनके पास पैसा उनके पास रिसोर्सेज है, संसाधन है, उन संसाधनों से शिक्षा प्राप्त करके यानी नॉलेज लेकर के अगर वो उन गरीबों का भला नहीं करते, दे डू नॉट वर्क फॉर दोज पीपल वो आर ऑप्रेस्ड, जिनका शोषण हो रहा है, तो इस उनके लिए वो कोई शांति की बात नहीं थी। इट इज़ नॉट पीसफुल फॉर देम, इस देश का भला करना ज़रूरी है। अगर ऐसी स्थिति है तो वो डिज़र्व ही नहीं करते, इस देश का भला ज़रूरी है। इस देश में दीन बंधुओं का, यानी जो पुअर है, जो पिछड़े हुए हैं, उनका भला होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उनका मानना था, ठीक है। इनके विचारों के अनुरूप ही रामकृष्ण मिशन ने, तो इनकी ये थॉट्स थे, इसके अकॉर्डिंग रामकृष्ण मिशन ने काम किए। क्या, समाज सुधार, सोशल इम्प्रूवमेंट, सोशल रिफॉर्म किया, परोपकार और जो दूसरों के भले के लिए, बेटरमेंट फॉर द ह्यूमैनिटी, ये काम किए। इनका क्या था, मानवतावादी दृष्टिकोण, ह्यूमैनिटेरियन आउटलुक था, पॉइंट ऑफ व्यू था, यानी मानव सबसे ऊपर है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, उसका भला करना, उसकी प्रॉब्लम्स का निपटारा करना, उसकी समस्याओं को निपटारा करना इज़ नेसेसरी, ज़रूरी है। तो इसी के चलते इन्होंने कई सारे अनाथालय, ऑर्फनेज, विद्यालय यानी स्कूल, चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल्स आदि एस्टैब्लिश किए, जिसके कारण रामकृष्ण मिशन काफ़ी पॉपुलर हो गया और आज भी पॉपुलर है। आज भी कहीं भी आपदा आती है, जैसे बाढ़ वगैरह, तो ये एड करने, हेल्प करने आ जाते हैं, ठीक है। तो
उसके बाद बात हुई कि धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या था भाई। एक्चुअल बात तो ये है ना कि सामाजिक धार्मिक मूवमेंट पढ़ रहे हैं हम एक तरह से, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स। उनका धार्मिक सुधार का या धार्मिक विचार जो इनके रिलीजियस थॉट्स थे वो क्या थे, इन्होंने कहा नर सेवा ही नारायण सेवा है। यानी इफ़ यू आर सर्विंग द ह्यूमन यू आर सर्विंग द गॉड। अगर आप अपने ह्यूमन जो आसपास के जिनको कोई प्रॉब्लम है उनकी हेल्प कर देते तो आपने गॉड की सेवा कर दी। ये उनका ध्येय, इनका मोटो था। और इसके साथ ही मानते थे कि ये क्यों मानते थे कि मानव की आत्मा जो ह्यूमन स्पिरिट है इज़ अ पार्ट ऑफ गॉड। वो ईश्वर का ही एक हिस्सा है कि ईश्वर अपने में से एक हिस्सा निकाल के इंसान को देता है। अगर उस हिस्से की सेवा कर लोगे तो ईश्वर की सेवा अपने आप हो जाएगी। यू कुड ईजिली ऑटोमेटिकली सर्व द गॉड। ये बात चलते हुए क्या रामकृष्ण मिशन ने मानवतावादी कार्य, ह्यूमैनिटेरियन डीड्स किए, ठीक है, क्योंकि उनका मानना था दीन दुखी हो, जो ऑप्रेस्ड है, जो पुअर है, जो किसी कंडीशन में सफ़र कर रहे हैं, उनकी सेवा, उनकी सर्विस करना ही सच्ची ईश्वर की आराधना है। दैट इज़ द ट्रू डिवोशन। और हमें भी ये मानना चाहिए विवेकानंद का पॉइंट ऑफ व्यू। यही कारण है कि यही एक कारण है, मतलब ये कई सारे कारणों में से एक कारण है कि विवेकानंद यूथ में पॉपुलर है, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ व्यू यूथ भी मानते कि अपने आसपास के लोगों की सेवा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बाकी चीज़ों से। उनकी सेवा करोगे तो आप गॉड की अपने आप सेवा कर दोगे, ठीक है। अब विवेकानंद का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, ये अलग से चीज़ थी जो मैंने कहा लास्ट में पढ़ेंगे। इसमें इस पर कई बार क्वेश्चन आए हैं, कई बार इसकी हेडिंग देखकर ये पूरा विवेकानंद का पॉइंट ऑफ व्यू पूछा है तो 200 वर्ड में हो सकता है विवेकानंद का राष्ट्र के प्रति दृष्टिकोण पूछे तो 200 वर्ड में सिर्फ इतना ही नहीं, पूरे विवेकानंद का आपको कंक्लूजन लिखना होगा, एक तरह से मिला करके समरी लिखनी होगी, ठीक है, विवेकानंद के टॉपिक की। खैर बात करते हैं राष्ट्र के प्रति क्या दृष्टिकोण था उनका, जो नेशन था हमारा उसके प्रति क्या आउटलुक था, नेशनल आउटलुक क्या था जिसके कारण वो इतने फेमस हुए। उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना पर बल दिया। ही पुट फोर्स ऑन द फीलिंग ऑफ नेशनलिटी, कि हम सब भारत को एक देश की तरह नहीं, एक राष्ट्र की तरह देखिए। यानी हम एक यूनिट के सारे हिस्से हैं, हम सब मिलके भारत को नहीं मनाते, भारत के अंदर हम हैं, हम भारत के हिस्से हैं। सबसे ऊपर भारत होगा, किसी के लिए बीकानेर या किसी के लिए राजस्थान, किसी के लिए जयपुर, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब ये ऊपर नहीं होंगे, उसके लिए सबसे ऊपर भारत होगा। उसके बाद ये हिस्से आएंगे, उसके बाद उसके शहर आएंगे, उसके बाद उनका मोहल्ला और फिर घर। सबसे ऊपर राष्ट्र होगी, ये भावना पे बल दिया ताकि लोग एकत्रित, लोग यूनाइट हो। विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन में भारतीयों में गौरव, जो भारत इतने दिन भारतीय लोग थे, जो इंडियन सिटीजन्स थे, वो इतने सालों की गुलामी और साथ ही साथ क्या हुआ, जो गुलामी ऑपरेशन थे, उसके अलावा जो अत्याचार पिछले किंग्स ने, पिछले बादशाहों ने किए थे, उनसे परेशान थे, तो उनके कारण उनका गौरव और अपना पुराना इतिहास वो भूल गए थे। जो प्रीवियस हिस्ट्री थे उसे भूल चुके थे, तो अपना इतिहास उनको याद दिलाया, हिस्ट्री याद दिलाई, कहा कि तुम गौरवशाली हो, तुम में भी खुद में प्राइड है, तुम में एक गौरव होना चाहिए, प्राइड होना चाहिए, घमंड नहीं, प्राइड अपने आप पे, आत्मसम्मान, खुद में सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। जो जैसे तुम्हें दे रहा है, सफ़र करवा रहे हैं, तो तड़पा रहा है तो उसे स्वीकार मत करो, अपने भले के लिए काम करो, अपनी मेहनत खुद पे करो, खुद को बेटर करोगे, देश और अपने आसपास की चीज़ें अपने आप बेटर हो जाएगी। ये आज के स्टूडेंट्स और आज की यूथ के लिए भी यही है कि खुद को बेटर आप करें, आसपास तो अपने आप सुधर जाएगा, ठीक है। उन्होंने इनकी इसी भावना के कारण, इनकी इसी पॉइंट ऑफ व्यू के कारण क्या हुआ, कई युवा स्वतंत्रता संग्राम की ओर प्रेरित हुए। कई यूथ जो लार्ज अमाउंट में आगे 1857 और 1947 तक क्या हुई, बार बार क्रांति में कूदी, स्वतंत्रता संग्राम की ओर आई, फ्रीडम मूवमेंट की ओर आई। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, उठो जागो और तब तक विश्राम ना करो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये इस लाइन ही काफ़ी है इनका आउटलुक बताने के लिए कि मतलब एज ए यूथ आप में शक्ति है, आप में क्रिएटिविटी है, यानी पावर है, क्रिएटिविटी यानी शक्ति है, कल्पना शक्ति है, तो आप उठो, आप एफर्ट करो, उठो मतलब एफर्ट करो, जागो और अवेयर हो जाओ अपने आसपास की क्या हो रहा है, और तब तक मत रुको। यानी आपको स्टॉप नहीं करना जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लो, तब तक गोल अचीव ना हो जाए। अगर आप ये मान लोगे ना आप रुक ही नहीं सकते, गोल अचीव कर लोगे तब तक सांसें बंद हो जाएगी, पर गोल अचीव करना ज़रूरी है। तो गोल कोई कितना ही बड़ा हो, चाहे 99% का गोल हो, चाहे 100% का गोल हो हिस्ट्री में, जब ये आउटलुक होगा कि सांस भी बंद हो जाए पर गोल ना रुकने पाए, रुकना नहीं है, हमें टूटना नहीं है। आज मान लो 100 में से 10 आ रहे हैं, कल 20 आएंगे, परसों 50, अगले दिन 70, फिर 90, फिर 95, फिर 100 पहुंचेगा तो सही, पर रुकना नहीं है। ऐसा नहीं किसी के 70-80 आने लग गए 20 से तो वो कह रहा ठीक है यार अपने तो बढ़िया परसेंटेज बन जाएंगे। तो ये वो बात थी।
कि रुकना नहीं है, यू डोंट हैव टू स्टॉप अंटिल यू गेट टू योर गोल। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने खेतड़ी के महाराज को एक बात लिखी थी कि हर कार्य को, यानी एवरी एक्ट हैज़ टू गो टू 3 स्टेजेस, कि 3 स्टेजेस के थ्रू उसको निकलना पड़ता है, 3 अवस्थाओं के थ्रू। क्या उपास, पहले लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, आप कोई भी नया आइडिया लेकर के आओगे मजाक उड़ाएंगे, हे ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी कर लेगा कोई, कुछ नहीं होता। फिर जब आप थोड़ी बहुत उसमें प्रोग्रेस करोगे तो आपको विरोध करेंगे, तू ये क्या कर रहा है, सबसे अलग क्यों कर रहा है, तू आगे बढ़ने की कोशिश क्यों कर रहा है, आपको पीछे खींचने की कोशिश करेंगे। और जब आप सफल हो जाएंगे, व्हेन यू गेट सक्सेसफुल, तो स्वीकार करेंगे लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे, ओ आपने करके दिखा दिया, आप महान हो, आप सक्सेसफुल हो। ठीक है। इसके अलावा उन्होंने कहा था कि मनुष्य की शिक्षा व चरित्र दोनों पवित्र होना चाहिए, यानी एजुकेशन और कैरेक्टर दोनों प्योर और पायस होने चाहिए। अगर इन दोनों में उसकी कोई कमी नहीं है, ना उसके कैरेक्टर में कोई कमी है, कैरेक्टर पायस है, और उसने एजुकेशन ली वो भी एकदम प्योर और पायस है, तो एक बात ध्यान रख सकते हैं, वो कहीं नहीं रुकेगा, ही वुड नॉट स्टॉप एनीवेयर, क्योंकि उसमें दृढ़ निश्चय होगा, डिटर्मिनेशन होगी, उसको डरने की कोई बात नहीं होगी, साहस होगा, ब्रेवरी होगी। ठीक है। और इनके द्वारा वो किसी भी समस्या का सामना, ही कैन फेस एनी प्रॉब्लम। तो ये था नेशनल आउटलुक ऑफ विवेकानंद। तो ये बात हो गई विवेकानंद जी की, और पूरा सामाजिक आंदोलन जो मेन पार्ट था वो यहाँ ख़त्म होता सोशल मूवमेंट का। कल हम पढ़ेंगे कंक्लूजन ऑफ सोशल मूवमेंट, जिसके लिए आपका होमवर्क है कि आप जो बुक से स्वामी विवेकानंद का जहाँ टॉपिक ख़त्म हो रहा है उसके बाद कुछ 2-3 पैराग्राफ दिए गए हैं क्रांतिकारी आंदोलन यानी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से थोड़ा पहले। ठीक है। वो 2-3 पैराग्राफ पढ़ेंगे, उनमें कुछ पॉइंटर्स फैक्ट्स ऐसे हैं जो जीके के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, जैसे सत्यशोधक समाज है, केशव चंद्र सेन के कार्य है, कुछ किताबों के नाम है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्थापित हुई थी, वो भी सामाजिक आंदोलन का एक पार्ट थी, पर वो इतनी बड़ी नहीं हो पाई, और उनका भी रोल कहीं ना कहीं रहा है। तो वो हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, और उनको आप पढ़ करके रखें। I hope you like this lecture. Please like this video and tell me if you have any doubts.